हम्म, तो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का अपना एक नया वीडियो, नई क्लास। ठीक है, जो ऑनलाइन देख रहे हैं उनके लिए वीडियो, आप लोगों के लिए तो क्लास ही है। तो यहाँ पर कहानी क्या है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था किसके बारे में, सिलेबस के बारे में, कि हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी के को किस टाइप से पढ़ेंगे। तो उस टाइप को ही हम लोगों ने सिलेबस कहा, और सिलेबस के अंदर हम लोगों ने उन टॉपिक्स को एक चैप्टर जैसा नाम दे दिया। हालांकि उस और यहाँ पर क्या है कि लास्ट में हम लोग ऐसा भी देखेंगे कि जो चैप्टर्स हम लोगों ने पढ़े हैं वो इंटरकनेक्टेड किस तरीके से हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे जो चैप्टर लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था, उसी का फर्स्ट चैप्टर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया। अब यहाँ पर थोड़ा सा तुम लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन आ सकता है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया से क्या मतलब हुआ। ठीक है, क्या हम लोग सिर्फ लिमिटेड बाउंड्री पर ही है कि मतलब इंडिया में ही जो हो रहा है वही पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप इस चैप्टर से थोड़ा मिसअंडरस्टैंड हो सकते हैं, थोड़ा गलत समझ सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो एक्चुअल में साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया नहीं, बल्कि एग्जैक्टली बोले तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी सिस्टम इन इंडिया हम लोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? साइंस एंड टेक्नोलॉजी सिस्टम इन इंडिया। मतलब यहाँ पर हम लोग ये पहले समझने की कोशिश करेंगे कि गवर्नमेंट क्या वाकई चाहती है कि देश की तरक्की साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कंधों पर हो। ठीक है, आप कंट्री के डेवलपमेंट को कई सारे चीजों पर मान सकते हैं। भाई कंट्री डेवलप कर सकती है अच्छा सिविलाइजेशन दिखा, अच्छा सिविलाइज्ड होकर के। ठीक है, आप अगर बहुत अच्छे बातचीत में, जैसे लखनऊ, लखनऊ को कहा जाता है तहजीब का शहर। ठीक है, तो क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ के लोग बोलते इतना प्यार से, इतना मीठा बोलते हैं। ठीक है, कि तहजीब का शहर, तो ये हमारी पहचान हो गई। लखनऊ को लोग, लखनऊ दूर दूर जानते हैं कि लखनऊ के आ रहे वो लोग यार भाई तहजीब वाले थे, बहुत प्यार, बड़ी प्यारी लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तुमको तुम ना कह करके, छोटा हो या बड़ा, उसको आप से बुलाते हैं, कितना प्यार नजर आता है। तो वैसे यहाँ पर क्या है कि डेवलपमेंट के किसी भी कंट्री के या किसी भी कंट्री के वर्ल्ड वाइड पहचान अलग अलग तरीकों से हो सकती है। उसी में हम यहाँ पर समझेंगे कि इंडिया के अंदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए गवर्नमेंट कैसे क्या काम करती है। तो हम लोग इंडिया का इतना तो जानते हैं, पार्लियामेंट्री फॉर्म है अपने यहाँ, और पार्लियामेंट्री फॉर्म में होता क्या है, हम लोग एक गवर्नमेंट को इलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, इलेक्शन के थ्रू हम लोग गवर्नमेंट इलेक्ट करते हैं, और उस गवर्नमेंट में क्या होता है, अलग अलग मिनिस्ट्रीज बनी हुई हैं, और उन मिनिस्ट्रीज के मिनिस्टर्स होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के फॉर्म में हम लोग जानते हैं, वो लोग काम करते हैं। ठीक है, साथ में मिलकर के। तो जो मिनिस्टर्स होते हैं वो किसी एक स्पेसिफिक बड़े एरिया के क्या होते हैं, हेड होते हैं। उनको समझा, उनकी मदद के लिए, हेल्प के लिए सेक्रेटरीज होते हैं। ठीक है, जो उन्हें गाइड करते हैं पॉलिसीज वगैरह बनाने में और फॉर्मुलेट करने में। तो हम लोग उसी सिस्टम को आज यहाँ क्या करेंगे, समझेंगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी सिस्टम इन इंडिया। तो यहाँ पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सिस्टम इन इंडिया को समझने के लिए हम लोगों को जरा समझना पड़ेगा कि हम लोग आजाद हुए थे 1947 में। डेट तो सबको याद है, 15 अगस्त, वो कैसे कोई बोल सकता है। ठीक है, लेकिन हम लोग ईयर से भी मतलब रखेंगे, स्पेसिफिक डेट वाइज नहीं चलेंगे, ईयर के अकॉर्डिंग। क्योंकि कोई भी चीज का देखो, अभी मान लो ये मार्कर है, तो मार्कर किस टाइम पर बना था, क्या कोई एग्जैक्टली बता सकता है? क्योंकि मार्कर के प्रोसेस में आने में कुछ ना कुछ तो टाइम लग गया होगा, 1 से 2 मिनट। अगर मशीन से बना होगा, मान लो बहुत अच्छी मशीन हुई, सुपीरियर मशीन हुई, तभी उसने 1 से 2 मिनट तो लिया होगा। तो हम क्या एग्जैक्ट मार्कर के डीओबी बता सकते हैं? क्योंकि फॉर्मेशन के टाइम से फॉर्म्ड हुआ तक उसने पूरा एक प्रोसेस अपनाया ना। तो ऐसा यहां पर होता है पॉलिसीज के लिए भी, कि पॉलिसीज जिस डेट पर इंप्लीमेंट हुई, क्या उसी दिन पर सब कुछ दिख जाएगा? उसके लॉन्ग टर्म यूजेस होते हैं। एक बेहतर एग्जांपल है, जैसे आइंस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टीन सर को हम लोग जानते हैं। ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टीन सर ने क्या किया था, एक थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी। ठीक है, और यहां पर उन्होंने कई सारी थ्योरीज में से, अब इस थ्योरीज के बहुत सारे स्टेटमेंट्स है, बहुत सारे पार्ट्स है, और बहुत सारी प्रूविंग्स हैं। ठीक है, जो अभी आगे हम लोग थोड़ा बहुत तो कवर करेंगे, क्योंकि हम लोग फिजिक्स की क्लास नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की क्लास। तो इसके एप्लीकेशंस को, थ्योरीज के एप्लीकेशंस को देखेंगे, थ्योरी का बैकग्राउंड लेते हुए। तो उसी में क्या होता है, उन्होंने 1960 में थ्योरीज दी थी ब्लैक होल से रिलेटेड, ग्रेविटेशनल वेव के बारे में बताया था। किसके बारे में बताया था? सोचो 1916 में, 1916 में उन्होंने ग्रेविटेशनल वेव के बारे में बताया, और फिजिकली मतलब हम लोगों ने उन ग्रेविटेशनल वेव को ऑब्जर्व किया 2015 में, जिसकी वजह से 2017 में 3 साइंटिस्ट को क्या हुआ, अवार्ड भी मिला ग्रेविटेशनल वेव्स की डिस्कवरी के लिए, और जो एक्सपेरिमेंट था उसका नाम था लीको। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि समझ सकते हो कि 1916, 1960 में थ्योरी मिली, और उसको लोग समझते रहे, समझते रहे, समझते रहे, और ऑब्जर्व उस थ्योरी में ग्रेविटेशनल वेव को कि वाकई यहां होती हैं। ये कब हुआ?
2015 में। तो मतलब एक अच्छा खासा टाइम लगता है कि नहीं किसी थ्योरी से उसके एप्लीकेशंस में आने में। सेम ऐसा पॉलिसीज में होता है कि हम लोग आजाद 1947 में हुए और हम लोगों को आजादी का अपना दिन भूलना नहीं चाहिए। उस समय की परिस्थितियां भी बहुत ज्यादा मायने रखती हैं किसी भी पॉलिसी के इंप्लीमेंट होने में। अभी आज की पॉलिसी हम लोग इंप्लीमेंट कराने चाहें तो हम लोग वहां पर जब भी कोई पॉलिसी बनाते हैं तो वहां एक चीज और हम लोग आजकल जोड़ने लगे हैं, किसी भी चीज के आगे ई लगा देते हैं। क्या है? ई गवर्नेंस। क्या है? ई हेल्थ केयर। ये ई का मतलब क्या है कि आप इलेक्ट्रॉनिक कर रहे हैं चीजों को क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉनिक यानी कंप्यूटर बेस्ड कर रहे हैं। तो अगर किसी कंप्यूटर बेस्ड चीजों को करते हैं, अभी हाल ही में हम लोगों ने पढ़ा है एम्स में, ठीक है, बहुत बड़ा साइबर अटैक हुआ, उन्होंने उनके पूरे सिस्टम को क्या कर लिया था? हैक कर लिया था। और पता नहीं, मुझे एग्जैक्ट इसकी सही जानकारी नहीं है, शायद 450 करोड़ की डिमांड भी की है गवर्नमेंट से कि अगर आप देते हैं तो मैं फिर से छोड़ दूंगा टाइप है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जैसे जैसे बढ़ रहा है तो अब टेक्नोलॉजीज के अंदर हम लोग साइबर अटैक से रिलेटेड पॉलिसीज भी लाने लगे। क्यों? क्योंकि आज की जरूरत ऐसी है, ठीक है, क्योंकि चीजों को हम लोग इस फॉर्म में लेकर चल रहे हैं। तो पुराने टाइम में इतना ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं होती थी, तो वहां पर पॉलिसीज को इंप्लीमेंट उस बिहाफ पे कराया गया कि जैसी सिचुएशन है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप किसी देश को अगर 20 साल आगे ले जाना चाहते हो तो आपको आज की परिस्थितियां रख करके ही क्या करना होगा? किसी पॉलिसी या किसी काम को करना होगा। तो सेम फॉर्म में जब 1947 में हम लोग आजाद हुए तो आजादी के बाद हम लोगों ने सबसे पहले एक दिमाग में फोकस किया चीज को, क्या कि हम लोग किसी भी चीज को अगर डेवलप करेंगे, कंट्री को हम डेवलप करेंगे, तो कंट्री के डेवलपमेंट में हम जो भी पॉलिसी अपनाएंगे वो सोशियो इकोनॉमिक पॉलिसी अपनाएंगे। कैसी पॉलिसी? सोशियो इकोनॉमिक। मतलब हम लोग ऐसे इकोनॉमिक फॉर्म में डेवलप करेंगे जिससे हमारी सोसाइटी को फायदा हो। किसको फायदा हो? सोसाइटी को। मतलब सबका साथ सबका विकास टाइप में। किसी गवर्नमेंट के स्लोगन को नहीं बोल रहा, मतलब पार्टी के स्लोगन को नहीं बोल रहा हूं, ऐसा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है कि आपको किसी को छोड़ना नहीं है और सबको लेकर के चलना है। दैट इज सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और इसको हम लोग इकोनॉमिक्स के पार्ट में अलग से कवर करेंगे कि इसके और क्या क्या नॉर्म होते हैं। उसके अलावा पॉलिटी में भी डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में हम लोगों को क्या कर रखा है? डिफाइन कर रखा है कि किसी भी स्टेट को पॉलिसीज बनाते समय अपने दिमाग में किन किन बातों को याद रखना चाहिए। तो ये सभी चीजें हमारी पॉलिसीज में नजर आएंगी क्योंकि आजादी के बाद की बात है। तो होता क्या है कि 1947 में जब हम लोग आजाद होते हैं, ठीक है, आजादी के बाद सबसे पहले तो हम लोगों के पास बहुत बड़ी समस्या थी, वो है यहाँ की गरीबी से लड़ना। पॉवर्टी, समझ लो ना, इतनी ज्यादा पॉवर्टी थी, गरीबी इतनी थी, उससे लड़ना। अब सोचो, वो कहते नहीं खाने को नहीं है दाने, अब मैं चले गुनाने। तो अगर मान लो ऐसी कोई सिचुएशन होती कि जिसमें आप अगर पॉवर्टी से लड़ते ना और आप टॉप लेवल की पॉलिसीज बना देते कि नहीं 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 हमारे घर में, हमारे यहाँ क्या होने है, बस भैया तुम जाओ और जाकर के पहले से टेक्नोलॉजी में करो, तो ये बात बड़ी गड़बड़ होती। तो इस चक्कर में हमारे यहाँ शुरुआत में डेवलपमेंट बड़ा स्लो हुआ, टेक्नोलॉजी के डिपार्टमेंट में बहुत स्लो हुआ। लेकिन फिर जब धीरे धीरे लोगों को जरूरत नजर आने लगी, ठीक है, तो फिर क्या हुआ, गवर्नमेंट ने सोचा कि चलो अब पॉलिसीज की जरूरत है टेक्नोलॉजी को इंप्लीमेंट कराने की। क्यों? क्योंकि आज के युग टेक्नोलॉजी का युग कहा जाता है। दिस इज द एरा ऑफ टेक्नोलॉजी। अगर हम टेक्नोलॉजी में नहीं जाते हैं, इन्वॉल्व नहीं होते हैं, तो हम कभी पॉवर्टी को खत्म कर ही नहीं पाएंगे। क्योंकि हम अपनी पुरानी चीजों को ही अगर बचा करके चले और उसमें साथ में नई चीजों को जोड़ते चले तो हम लोग बहुत अच्छा ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर होता क्या है कि इसी फेज में हमारे यहाँ एक नया सिस्टम जनरेट हुआ जो कहलाया साइंस एंड टेक्नोलॉजी सिस्टम, ठीक। अब इस साइंस एंड टेक्नोलॉजी सिस्टम के अंदर कई मिनिस्ट्रीज आती हैं। एक्चुअली में एग्जैक्टली एक मिनिस्ट्री है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। लेकिन इस मिनिस्ट्री के अंदर एक डिपार्टमेंट आता है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। एक्चुअली देखो होता क्या है कि जैसे मान लो अभी मैं यहाँ पर बैठा हूँ, ठीक है, आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। अभी मान लो कि मुझे जरूरत पड़े, मुझे इस रूम के अंदर ऐसा कुछ जरूरत है कि 4 लोग बैठे हो और चारों को एक एक काम मैं डिवाइड करके दे दूं। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं उठा, मेरा मन नहीं है यहाँ पर भाई सफाई करने का, मैंने किसी को कह दिया कि तुम यहाँ पर क्या करो, सफाई करो। मेरा मन नहीं है चाय बनाने का, मैंने किसी को काम दे दिया कि भैया तुम क्या कर दो, चाय बना दो। ठीक है, मेरा मन नहीं है बर्तन धुलने का, मैंने कह दिया भाई तुम्हारा काम है ऐसे क्या बर्तन। तो मेरे पास मिनिस्ट्री हो गई और आप लोगों के पास डिपार्टमेंट्स हो गए, ठीक। तो यहाँ पर सेम ऐसा यहाँ पर भी कॉन्सेप्ट है कि एक मिनिस्ट्री बनाई गई और उसके अंदर कई डिपार्टमेंट बनाए गए। उन डिपार्टमेंट को आपकी अपनी एक लिमिट सौंप दी गई कि तुम इस लिमिट तक क्या करो, काम करो और इस लिमिट में रह करके अच्छा करो, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर होता है और अपने यहाँ एक डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी सिस्टम जनरेट होता है, मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी सिस्टम जनरेट होता है। इस साइंस एंड टेक्नोलॉजी सिस्टम के अंदर, ठीक है, मैंने बताया मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसके अंदर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और भी डिपार्टमेंट है। अभी मैं पूरा फ्लो चार्ट बना के बताऊंगा, अभी समझने की कोशिश करते हैं।
लेकिन साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मिनिस्ट्री बना दी गई, उसके डिपार्टमेंट बना दिए गए। लेकिन क्या सिर्फ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक लिमिटेड एरिया में ही काम करती है? आपको पता होगा मेडिसिन की फील्ड में भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी चाहिए, आजकल तो ई गवर्नेंस यानी गवर्नेंस की फील्ड में भी हमें ई टेक्नोलॉजी चाहिए, एजुकेशन में भी चाहिए। हमें क्या चाहिए, अभी स्वच्छ भारत अभियान जैसे चलता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, जो कहते हैं अक्सर आता है कैलाश खेर की आवाज में गाना बजता है ना, तो उसमें क्या होता है, कहा जाता है सूखा कचरा सूखे में, गीला कचरा अलग। क्यों? क्योंकि इसको आगे जाकर के बहुत सारे क्या क्या गार्बेज प्लांट्स बने हुए हैं, वहां पर इन कूड़ों करकट से रिसाइकल होने वाली चीजों को अलग किया जाता है, उन्हें फिर से बनाया जाता है। तो ये सब करके क्या होता है, हर जगह टेक्नोलॉजी यूज हो रही है कि नहीं, हर एक फील्ड में। तो यहाँ पर क्या है कि सिर्फ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की एक मिनिस्ट्री नहीं है, कई अदर मिनिस्ट्रीज भी हैं जो साइंस और टेक्नोलॉजी में क्या करती हैं, अपना पार्टिसिपेट करती हैं, कोई ना कोई योगदान देती हैं। तो यहां पर समझते हैं उस हम लोग प्रोसेस को। तो यहां पर देखते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी सिस्टम इन इंडिया है कैसा, तो समझते हैं। सबसे पहले साइंस एंड टेक्नोलॉजी को हम लोग जनरली S&T भी लिख सकते हैं, ऐसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट को R&D भी लिख सकते हैं, ठीक है। अभी ये सब चीजें मिलेंगी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी सिस्टम के अंदर यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास कई डिपार्टमेंट्स और कई मिनिस्ट्रीज आती हैं, ठीक है। इन कई डिपार्टमेंट्स और कई मिनिस्ट्रीज को अगर हम लोग अलग अलग देखें, देखो आजकल यहाँ पर सबसे बेहतर, अभी आपको शायद आवाज आ रही हो, यहाँ पर टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है स्ट्रीट सेलिंग पर भी, ठीक है। लोग जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी का सहारा ले रहे हैं, सामान बेच रहे हैं, दूर तक आवाज पहुंच रही, तो हर जगह होता है। प्रैक्टिकल भी आपको यहाँ पर नजर ऐसे आते रहेंगे। तो यहाँ पर क्या है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी सिस्टम के अंदर हमारे पास सबसे पहले आता है PMO। जानते हो क्या PMO? अभी कुछ सालों से तो और ज्यादा ये आ गया, जब से वो RTI वाला चलने लगा है, ठीक है, तो राइट टू इंफॉर्मेशन वाला, तो PMO और ज्यादा ट्रेंड में आ गया है ना। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस यानी PMO, इसके अंदर दो डिपार्टमेंट्स हैं, एक है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, एक कौन है हमारे पास, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, और दूसरा हमारे पास है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। तो हमारे पास डायरेक्ट PMO यानी इसके हेड कौन है डिपार्टमेंट्स के, प्राइम मिनिस्टर, यानी जो भी पॉलिसीज बनती हैं, जो भी इस पर डिसीजन लिए जाएंगे, उसमें सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से क्या किया जाएगा, कंसर्न किया जाएगा कि सर हम ऐसा ऐसा करना चाहते हैं, तो क्या कर सकते हैं, वहां से आपको परमिशन मिलेगी और उसके अकॉर्डिंग आप इन डिपार्टमेंट्स के अंदर कोई भी चीज को इंप्लीमेंट या फॉर्मुलेट करोगे। तो यहाँ पर कौन है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। अब आपको लग रहा होगा कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी क्या है, तो एक हाल ही में सोनी लिव पर एक बड़ी फेमस वेब सीरीज आई है, द रॉकेट बॉयज, समथिंग ऐसे ही नाम है, चेक कर लीजिएगा। उस पर स्पेशली 3 लोगों पर बनाई गई है, ठीक है, बायोपिक टाइप की बनाई गई है। उसमें एक है आपके पास कैरेक्टर होमी जहांगीर भाभा जी, दूसरे हैं APJ अब्दुल कलाम जी, और तीसरे हैं विक्रम साराभाई जी, ठीक है। इन 3 लोगों के ऊपर वो क्या की गई है, पूरी बायोपिक क्रिएट की गई है। और वहां पर दिखाया जाता है कि कैसे, आपको पता है कि भाई मैं बात कर रहा हूं जस्ट 1947 के आगे से, मतलब अभी 2000 में नहीं आया हूं, उसके बाद उस टाइम जैसे आजादी मिली, हमारे यहाँ के प्राइम मिनिस्टर श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, तो उनसे क्या होते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के लिए कहा जाता है कि एक ऐसा हमारे यहाँ डिपार्टमेंट होना चाहिए जो न्यूक्लियर की फील्ड में, न्यूक्लियर एनर्जी की फील्ड में क्या करे, काम करे, और हमारे यहाँ न्यूक्लियर पॉलिसीज को इंप्लीमेंट कराए। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया आगे आने वाली जो भी है वो न्यूक्लियर डिपेंडेंट होगी। आपने बाद में देखा जो, और वर्ल्ड वॉर के टाइम तो और ज्यादा दिखा कि अगर हम लोग इस सेक्टर में काम नहीं करते हैं तो कहीं जापान जैसा हमारे ऊपर भी कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि आजादी के साथ ही हमारे ऊपर कई दोस्त तो कई दुश्मन भी जनरेट होने लगे थे। तो यहाँ पर जरूरत पड़ी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की, और वो बनाया गया। ऐसे ही एक और डिपार्टमेंट की जरूरत लगी, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस बनाने के पीछे का कारण कौन है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस में ही आप इसी चीज को एक नए तरीके से जानते हो, वह है क्या, इसरो। एक्चुअली लोग डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस नहीं जानते, स्पेस से रिलेटेड जो भी कुछ होता है तो उसमें जिम्मेदार किसको मानते हैं, इसरो को मानते हैं, ठीक है। तो जो हमारे पास डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस है वो निगरानी रखता है किसके ऊपर, इसरो के ऊपर। और यहां से क्या होता है, इसरो को जो फंडिंग होती है या इसरो के लिए जो फॉर्मुलेशन या पॉलिसीज होती हैं वो सब कहां से इंप्लीमेंट कराई जाती हैं, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस से। और ये भी डायरेक्ट किसके कंट्रोल में आता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के कंट्रोल में आता है, ठीक है। और मैं आपको इनकी एग्जैक्ट डेट भी बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर एक बात, हाँ, इससे और मैं रिलेटेड आपको बताना चाह रहा हूँ कि एक्चुअल में जो डिपार्टमेंट ऑफ हमारे पास स्पेस है, ठीक है, या डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है, तो इसकी जो स्थापना हुई थी यानी फाउंडेशन हुई थी वो 3 अगस्त 1954 को हुई थी। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की कब हुई थी, 3 अगस्त 1954 को हुई थी।
उसके बाद हमारे पास दूसरी चीज है कौन, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, ठीक है। एक्चुअल में एटॉमिक एनर्जी के बाद जब हम लोगों ने रॉकेट, हम लोगों ने मिसाइल्स बनाने के लिए प्रोसेस में आए, न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने के प्रोसेस में आए, तो फिर हम लोगों ने उन्हीं टेक्नोलॉजीज का यूज करके सोचा कि क्यों ना चलो स्पेस में भी अपने झंडे गाड़े जाएं। अभी मुझे इसी पर कुछ याद आया, एक्चुअल में जब पुलवामा अटैक होता है तो उस पुलवामा अटैक के टाइम, ठीक है, कुमार विश्वास जी का मैंने एक इंटरव्यू देखा था, बड़ा मुझे अच्छा लगा, तो मैं आप लोगों को ऐसे बता देता हूँ। तो पुलवामा अटैक के टाइम हुआ क्या कि कुमार विश्वास जी पुलवामा पर एक पुलवामा अटैक के बाद एक लिखते हैं कविता और उसको डाल देते हैं, ट्वीट करते हैं, नमन है करके कुछ कविता थी। तो उसमें होता क्या है कि पाकिस्तानी कोई होता है, तो जानते हो वो पुलवामा अटैक में उन्हीं लोगों का था मामला, ठीक है। तो होता क्या है कि जब वो लिखते हैं तो कोई होते हैं लोग जो कमेंट करते हैं उल्टा सीधा, तो उसी में से पता नहीं वो कहते हैं कि कोई महिला थी, उन्होंने कमेंट किया कि ये सब है और स्पेस स्पेस वाला कुछ ऐसे समथिंग कुछ बवाल पाला इन्होंने। तो कुमार विश्वास जी सिर्फ एक बात बोलते हैं, कहते हैं कि झंडे पर चांद होना और चांद पर झंडा होना, इन दोनों में बहुत अंतर होता है, ठीक। और हम आपके झंडे पे चांद हुआ तो क्या हुआ, हमारा झंडा चांद पर है, ठीक है। जब हाँ शायद ये पुलवामा के टाइम नहीं, ये हुआ था जब चंद्रयान वाले सफलता मिली थी हमें, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात है, तो सेम ऐसे यहाँ पर अगर कहते हैं, सोचो अगर हम लोग ये बात इंप्लीमेंट ना कर रहे होते, इमेजिन कीजिए कि अगर हम लोग डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस की जरूरत ना समझते, इसरो की जरूरत ना समझते, तो शायद आज हम लोग ये बात बोलने के लायक ना होते। और इसके लिए हमारी पुरानी गवर्नमेंट्स ने, देखिए पॉलिटिकल इश्यूज होते रहते हैं, लोग एक दूसरे को गालियां देते हैं, ठीक है, लेकिन हमें ये नहीं मानना चाहिए कि कभी कुछ हुआ ही नहीं। अगर कभी कुछ ना हुआ होता तो शायद अपने यहाँ टेक्नोलॉजी के नाम पर कुछ ना दिखता, ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ लगातार हर एक गवर्नमेंट ने अपने, भले ही कुछ भी छोट का, किसी ने कम किसी ने ज्यादा कंट्रीब्यूट किया हो, बट सबने कुछ ना कुछ इस देश को बनाने में कंट्रीब्यूशन दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी और फिर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस आता है, और उसी के अंदर कौन है, इसरो, जो आज इंडिया के अंदर हम लोग जानते हैं इसरो को टॉप 5 स्पेस एजेंसीज में इंक्लूड किया जाता है। हम लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं स्पेस में, ठीक है। तो यहाँ पर इसरो हो गया, उसके अलावा ये तो हो गए पीएमओ के कंट्रोल में। उसके बाद हमारे पास इसी सिस्टम के अंदर एक मिनिस्ट्री आती है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। कौन आती है मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और इसके अंदर मेन 3 डिपार्टमेंट्स आते हैं। कितने डिपार्टमेंट्स आते हैं, 3 डिपार्टमेंट, ठीक। सबसे पहला जो हमारे पास डिपार्टमेंट है वो है डीएसटी, यानी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। दूसरा जो हमारे पास डिपार्टमेंट यहाँ पर आता है उसका नाम है डीबीटी, यानी डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। और तीसरा हमारे पास है डीएसआईआर, यानी डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के नाम से। तो हमारे पास यहाँ कितने डिपार्टमेंट्स हैं, 3 डिपार्टमेंट है, डीएसटी, डीबीटी और डीएसआईआर। जैसा कि मैंने एक आप लोगों को इंट्रो वीडियो प्रोवाइड किया, हालांकि प्रोविजन में प्रॉब्लम ये है कि अभी वो अपलोड नहीं हो पाया है, थोड़ा साइज बहुत ज्यादा उसका बन गया था, तो इस वजह से अपलोड करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, तो उसको कटिंग वटिंग करके अभी अपलोड हो जाएगा। तो उसमें मैं इंट्रो में बताता हूँ, उस इंट्रो क्लास में एक गाने के थ्रू कि है प्रीत जहां की रिस अदा, उसके बिहाफ पर मैंने थोड़ा सा इंट्रो दिया हुआ है, देखेंगे तो आपको भी समझ में आएगा, मजा भी आएगा। तो वहां पर क्या है कि मैं बताता हूँ कि ये गाना आया था 1970 में, ठीक है, पूरब और पश्चिम मूवी का गाना है। स्पेसिफिक मैंने क्यों इस ईयर का वहां पर जिक्र किया है, क्योंकि जब 1970 में गाना आया तो मैं उस वीडियो में कहता भी हूँ कि वो गाने के बाद पता नहीं क्या लोगों को लगा, और लगा कि यार इतना हम लोगों ने कर रखा है, तो उन्होंने एक नई क्या कर दिया, डिपार्टमेंट भी बना दिया, और 1971 में हमारे पास ओरिजिनेट होता है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। और उस गाने से रिलेट किए 1 साल बाद लोगों को गाना सुनाई दिया, अरे यार इतना किया, चलो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बना देते हैं, टाइप समझाने के लिए बताया, ऐसा हुआ नहीं था, ठीक है, ताकि याद रहे। तो डीएसटी हुआ कब, 1971 में, ठीक है। अब उसके बाद हमारे यहाँ बना डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। क्या बना, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जो हमारे यहाँ जनरेट बनाया गया, उसके पीछे का कारण क्या था, एक्चुअल में वो मूवी सबने देखी होगी, क्रिस 3 है ना, उसमें कंगना रनौत जी हैं, वो अपना रूप बदलती रहती हैं, ठीक है। अब शायद वो भी इंस्पायर हुई हो कि धूप में निकला करो रूप की रानी, तो कहा चलो हम रूप ही बदल बदल के निकला करेंगे, है ना। तो यहाँ पर कहानी क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में तो होता क्या है कि क्यों कोई कंफ्यूजन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी डीबीटी, उसमें क्या होता है कि हम लोग बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड में काम कर रहे हैं। एक्चुअल में बायोलॉजी के अंदर नैनो टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है, समझिएगा। अभी ये सब हम लोग पढ़ेंगे आगे सेपरेट चैप्टर से और बड़ा मजा आने वाला है।
आप जानते हो ड्रग्स होता है, ठीक है। उसके अलावा ड्रग्स, हम लोग ड्रग्स, यार गलत नहीं जानना, ड्रग्स का मतलब होता है दवाइयों से हमारा मतलब है, ठीक है। और मेडिसिन, और हाँ आपको बता दें, जो हम लोग यूज करते हैं अफीम वगैरह का, ठीक है, क्या कहते हैं अफीम को, ओपियम बोलते हैं शायद, ठीक है। तो उनका जो हम लोग यूज करते हैं अफीम वगैरह का, ओपियम बोलते हैं। तो ओपियम का जो हम यूज करते हैं दवाइयों में, ये प्रेजेंट में सब लोग जानते हैं यूज होता है, पता है हमारे यहाँ चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, इसमें पहले ही वर्णन है कि आप इन ओपियम की सहायता से क्या कर सकते हो, मेडिसिन बना सकते हो, ठीक है। तो हालांकि अभी हाल ही में शायद ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी था कि जो डॉक्टर्स होते हैं, तो डॉक्टर बनने से पहले उन्हें क्या किया जाता है, प्लेस कराई जाती है। डॉक्टर्स बनते हैं तो आप जानते हो एक समथिंग नाम है उनका, मैं भूल रहा हूँ उनका नाम, ठीक है। तो वो प्लेस कराई जाती है। तो कई लोगों का ये कहना था कि यार ये प्लेस कराने का सीधा सा कारण है, इससे बड़े अपने यहाँ तो फादर ऑफ बायोलॉजी, ठीक है, हिप्पोक्रेटस को माना जाता है। तो बहुत से लोग ये मानते हैं कि वो प्लेस ना करा के सुश्रुत प्लेस करानी चाहिए, मतलब शपथ दिलानी चाहिए। क्यों? क्योंकि उनसे पहले सुश्रुत संहिता आई थी, और सुश्रुत संहिता में तो 121 सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स का भी जिक्र है, जैसे बताया मैंने। तो ये भी कंट्रोवर्सी चलती करती रहती है, और ध्यान रखा करिए। और आप अगर कभी भी यूपीएससी का कोई आंसर राइटिंग करते हैं, तो वहां पर आप अपने डायलॉग्स को ऐड कर सकते हैं, आप इंडिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि आंसर राइटिंग का सीधा सा खेल होता है कि हम जो सोचते हैं हम वो भी लिख सकते हैं, क्योंकि पर्सनल ओपिनियन मैटर। क्यों? क्योंकि आप आगे चल करके कहीं पर सेक्रेटरी बनते हो, कहीं पर आप बनते हो, तो आप पॉलिसी मेकर भी बनोगे, कंट्रीब्यूट करोगे उस पॉलिसी के में बनने में, तो मदद मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इस बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग ऐसी टेक्नोलॉजी से क्या करते हैं, डील करते हैं, ठीक है, बायोलॉजी से रिलेटेड जो भी है। और सेपरेट वीडियो है, पढ़ेंगे, वहीं पर देखते हैं। अगला है डीएसआईआर, डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, बड़ा जरूरी ये हमारा डिपार्टमेंट है। हम लोग जानते हैं पहले कभी ऐसा होता था कि आप लोगों को याद हो, जैसे कि कहीं पर एक हमें होल जनरेट करना है, गड्ढा खोदना है, ठीक। तो गड्ढा खोदने के लिए क्या करते थे हम लोग बुलाते थे बहुत सारे मिस्त्रियों को, सॉरी लेबर को, ठीक है। मिस्त्री आएगा गड्ढा को मेंटेन करने, ठीक है। अरे यार तब क्या पता मिस्त्री भी खोदते हो, गरीबी ऐसी थी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि वो आते हैं लेबर और डिगिंग के लिए। सोचो कितने ज्यादा लेबर और कितना टाइम लगता था। आज जेसीबी आती है, धड़ाधड़ धड़ाधड़, और उस समय तो जेसीबी ट्रेंड में ही है, ठीक है। तो मैं भी सोच रहा हूँ यार थोड़ा बहुत पैसा ऐसा है तो जेसीबी खरीद के ले लेता हूँ, है ना। तो यहाँ पर क्या है, जेसीबी खोद डालती है, बहुत जल्दी जल्दी वो काम हो जाता है और बड़ा आसानी से। तो यहाँ पर क्या है कि वो इंडस्ट्रियल रिसर्च की एक देन है, ठीक है। एक्चुअल में इंडस्ट्रीज में आजकल रोबोट्स का यूज होने लगा है, रोबोटिक्स की सहायता से। अगर आप रोबोट का मतलब चिट्टी समझते हो, तो सिर्फ चिट्टी रोबोट नहीं है। रोबोट का मतलब एक मशीन जो काम करने में बहुत जल्दी मदद कर दे और पूरी तरीके से ह्यूमन कमांड को फॉलो करे, मतलब जो उसका स्वामी है उसके कमांड्स को फॉलो करे। तो ऐसे मशीन्स के थ्रू हम लोग प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं, हम लोग प्रोडक्शन का रेट बहुत हाई कर देते हैं। और अगर किसी चीज का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो, हाल ही में आप लोग अक्सर सुनते रहते होंगे, कोई अच्छी नई बाइक लॉन्च हुई, लॉन्च होते ही क्या हो गया कि डिमांड उसकी इतनी ज्यादा होती है और प्रोडक्शन स्लो रहता है, तो वो मिलती नहीं है टाइम पर, और टाइम पे नहीं मिलती है, फिर बड़ा गुस्सा आता है कि देखो यार वो शोरूम वाला हमें गाड़ी नहीं दे रहा है, टाइप वाला। मेरे साथ हो चुका है, मैं स्वयं का भुक्तभोगी हूं, तो अपना अनुभव बता रहा हूं। अब सोचो अगर इसी इंडस्ट्रियल रिसर्च में हम लोग क्या करें, टेक्नोलॉजी को और ज्यादा बेहतर कर दें तो क्या होगा, प्रोडक्शन रेट बढ़ेगा। प्रोडक्शन रेट बढ़ेगा तो क्या होगा, सभी लोग सेटिस्फाई रहेंगे कि हाँ उन्हें डिमांड के थोड़े दिन बाद ही क्या हो गई, चीज मिल गई। तो ये चीज की वजह से साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च इस तरीके से हमारा काम कर रहे हैं, हमारे यहाँ के इंडस्ट्रीज को और ज्यादा डेवलप करने में। उसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर एक स्पेसिफिक मिनिस्ट्री भी आती है। कौन है वो? है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। क्या आती है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस का काम है क्या, टेक्नोलॉजी को और ज्यादा इंप्लीमेंट कराना। जैसे हम लोग यूरेनियम को जानते हैं, हम लोग थोरोनियम जानते हैं, ये सब न्यूक्लियर एटॉमिक एनर्जी में यूज होती है, थोरियम सॉरी, ठीक है। तो हम लोग ये जानते हैं। तो यहां पर क्या है कि आपको पता होगा कि सैटेलाइट के द्वारा, ठीक है, उसके अलावा ड्रोन की मदद से हम लोग सेंसर्स का यूज करके उस क्रस्ट के अंदर 4 से 5 किलोमीटर के अंदर तक कौन कौन मिनरल्स हैं या कौन कौन से मेटल्स दबे हुए हैं, हम उनकी भी जानकारी क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो होते हैं, जो अर्थ पर बड़े रेयरली पाए जाते हैं, उनको भी हम सेंसर्स की हेल्प से, टेक्नोलॉजी की हेल्प से, सोचो बिना डिगिंग प्रोसेस के, बिना उन्हें जाते क्या कर सकते हैं, सिर्फ सेंसर्स की हेल्प से डिटेक्ट कर सकते हैं किस डेप्थ पर है, किस में। यहां से भी मुझे एक स्टोरी याद आती है, अपने यूपी की, अपने उन्नाव की ही कहानी है। किसी
संत थे, उनके ख्वाब में आया, मुझे एग्जैक्ट वो नाम भूल रहा हूँ मैं, कभी याद आएगा तो बताऊंगा। उनके संत में वो सो रहे थे, उनके पता नहीं कहाँ से ख्याल में आया, उनके गुरुजी ने बताया कि यहाँ पर बहुत बड़ा खजाना गड़ा हुआ है, सर्च मारिएगा न्यूज़ पे मिलेगा। तो बहुत बड़ा खजाना गड़ा हुआ है, और वो खजाने जो है एक बहुत बड़े एरिया में गड़ा हुआ है, और अगर वो खजाना मिल गया तो पूरा देश जो है विश्वगुरु बन जाएगा 2 मिनट के अंदर, इतना ज्यादा खजाना गड़ा हुआ है। भाई ये बात बड़ी फेमस हुई, और पता है इसको इंटरनेशनल मीडिया ने भी कवर किया, और कहीं तक हमारे लिए थोड़ा सा अफसोस की बात भी है कि ऐसा कुछ नहीं मिला। ठीक है, तो वहां पर क्या हुआ कि खजाना गड़ा हुआ है, बड़ा इंटरनेशनल मीडिया कवर हुई, वहां पर इतना लोग गए, अरे यार मेरे गांव के 10 लोग गए, ठीक है कि चलो चलते हैं, मुझसे भी कहा गया, मगर अपने को पढ़ाई वढ़ाई से थोड़ा काम होता तो मैं नहीं गया, अच्छा ही मैं नहीं गया यार, वरना बड़ा अफसोस होता, खजाना देखने जा रहे थे वहां मिट्टी गड्ढा मिला खाली। ठीक है, तो उसमें भी क्या हुआ, टेक्नोलॉजी की बड़ी मदद दी गई, उससे सेंसर्स की हेल्प से डिटेक्ट किया गया कि अंदर कुछ मेटल है, तो सेंसर्स ने भी बताया कि हाँ अंदर यहाँ यहाँ कुछ मेटल है, बाद में खुदाई में कुछ नहीं मिला। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि इस तरीके से टेक्नोलॉजी की मदद से हम लोग चीजें डालिएगा, नाउ वो ट्रेजर के समथिंग कुछ ऐसे डालिएगा, ये गूगल तो वैसे भी कुछ भी ढूंढ के दे देता है, टेक्नोलॉजी का बढ़िया एग्जांपल। तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस भी ऐसे क्या करती है, काम करती है। उसके बाद एक और मिनिस्ट्री आती है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। क्या आती है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, डिफेंस का मतलब होता है सुरक्षा। ठीक है, आंतरिक सुरक्षा, बाह्य सुरक्षा, दोनों टाइप की सुरक्षा से बचाने के लिए काम करती है क्या, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। उसके अलावा अब आप कहेंगे नहीं सर, होम मिनिस्ट्री एक चीज होती है और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस दूसरी चीज होती है। होम मिनिस्ट्री जो है वो इंटरनल मैटर को देखती है, और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को देखती है एक्सटर्नल मैटर्स वगैरह और डिफेंस से रिलेटेड जो भी चीजें। तो नहीं भाई, आप गलत हैं। एक्चुअल में कभी कभी हमें इतनी ज्यादा जरूरत पड़ती है कि हम सिर्फ डिफेंस का यूज एक्सटर्नल लेवल पर ना करके इंटरनल लेवल पर भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्राइम मिनिस्टर विदेश जाए या देश के अंदर रहें, उनकी मदद के लिए हमेशा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ही रहती है। ठीक है, रोबो अभी हाल ही में गुजरात में प्राइम मिनिस्टर अपने क्या कर रहे थे, रैली कर रहे थे, तो एक ड्रोन ने सिक्योरिटी ब्रीच किया था, उसको मार के गिराया गया। ठीक है, क्यों, क्योंकि सीधा सा कॉन्सेप्ट है, वहां पर कौन, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। टेक्नोलॉजी कौन देता है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। क्यों, क्योंकि इसके अंदर आता है डीआरडीओ। कौन आता है, डीआरडीओ, बड़ा नाम सुना होगा। अभी हाल ही में एक मूवी आई थी उरी, उरी। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, एक ड्रोन लेते हैं पक्षी टाइप का, तो वो ड्रोन लेने के लिए किसके पास जाते हैं, डीआरडीओ के पास जाते हैं। तो डीआरडीओ समझ रहे हैं कि कैसे मदद करती है सेफ्टी के लिए। ठीक है, तो डीआरडीओ के अंदर अभी हाल ही में 2 या 3 दिन पहले की न्यूज है, जिस टाइम आपको रिकॉर्ड ये वीडियो रिकॉर्डेड मिल रहा है उसके 2-3 दिन पहले की न्यूज है, होगा तो मैं इसको भी अलग से कवर कर दूंगा। उसमें क्या होता है कि 2 कंपनियां अपने इंडिया की, HAL सब लोग जानते होंगे, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ठीक है, जो काम करती है फाइटर जेट्स अपने इंडियन इंडिजिनस, ठीक है, फाइटर जेट्स, उसके अलावा रॉकेट्स और क्या बनाने में, हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन्स वगैरह बनाने में मदद करती है। तो HAL जो है वो विश्व की टॉप 100 जो डिफेंस वो होती है, उनको क्या कहते हैं, कंपनीज होती हैं, उसमें इंडिया की इन 2 कंपनी HAL और BHEL ने, इन्होंने क्या किया है, जगह पाई है। ठीक है, तो ये हमारे लिए गर्व की बात है, लेकिन थोड़ा सा अफसोस की बात ये कि उसमें से जो टॉप की 5 कंपनीज हैं वो सिर्फ यूएसए की हैं, 1 2 3 4 5 यूएसए की। हम लोग तो अब टॉप 100 में आए हैं, बट अब आए हैं, अगर ऐसे हम लोग मेहनत करते रहे तो हम लोग क्या करेंगे, कभी टॉप 5 में और फर्स्ट लेवल पर भी जाएंगे, फर्स्ट रैंक भी पर आ ही जाएंगे। ठीक है, तो डीआरडीओ उसमें मदद करती है। हमारे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर डीआरडीओ जो टेक्नोलॉजी के एस्पेक्ट को बहुत ज्यादा वाइडली यूज कर रहा है डिफेंस के सेक्टर में। ठीक है, फिर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अलावा हमारे पास आती है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को हम लोग एक नए नाम से जानते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब यहां पर कौन आता है, इसके अंदर डाइटी आता है, DIETY। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक टेक्निकल टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि ये वाली भी हमारी मिनिस्ट्री क्या करती है, बहुत ज्यादा मदद करती है। किस, अब समझिएगा, कंप्यूटर, मोबाइल, अभी जियो अपना देसी वाला है ना, और उसके अलावा पता नहीं, मुझे याद है कि ये न्यूज फेक थी या नहीं, उसमें क्या था कि कह रहे थे कि गवर्नमेंट एक सरकारी फोन लाने जा रही है और बड़ा सस्ता 500 रुपए में फोन मिलेगा। देखिएगा, न्यूज मिलेगी यार, गूगल पे पढ़ा है। ठीक है, उसमें क्या है, कीपैड मोबाइल, हाँ हाँ आई थी न्यूज
कि गवर्नमेंट की तरफ से कीपैड मोबाइल आएगा जिसकी कीमत बहुत सस्ती होगी, 500 से 1000 रुपए का, इंडिया का फोन। उसका कंपनी का नाम भी कुछ भारत फोन कंपनी करके रखा गया था। ठीक है, लोगों को पहले रजिस्ट्रेशन कराना था और रजिस्ट्रेशन में शायद 100 या 50 रुपए पड़ रहे थे। बहुत से लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया। अब मुझे ढूंढना उनको कि मिला कि नहीं मिला। ठीक है, देखते हैं। तो ऐसे भी हमारे क्या होता है कि लोग मदद करते हैं। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ ये डिपार्टमेंट्स। उसके अलावा हमारे पास एक और मिनिस्ट्री आती है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। कौन आती है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। और इसके अंदर डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है। ठीक है, और उसके अंदर आती है एक संस्था जिसका नाम है ICMR। आपने बहुत सुना होगा इस संस्था के नाम में। कैंसर, आप जानते हो कैंसर बड़ी क्रिटिकल बीमारी होती है और इंडिया टॉप कंट्रीज में आता है जो कैंसर का इलाज बहुत अच्छे से करते हैं। ठीक है, कैंसर का इलाज क्या होता है? बहुत बेहतर हमारे यहाँ किया जाता है। ठीक है, और इन कुछ ही कंट्रीज के पास ये टेक्नोलॉजी है जो इतना बेहतर इलाज करते हैं। दिल्ली में तो ना जाने कितने ही लोग आते हैं इलाज के लिए। उसके अलावा अपने लखनऊ का सबसे फेमस है पीजीआई हॉस्पिटल। वहां पर भी कितने केसेस ऐसे होते हैं जो सॉल्व होकर के जाते हैं और बहुत बड़ा रिसर्च सेंटर भी है वो यहाँ पर। ठीक है, इन टेक्नोलॉजीज को जनरेट करने में और इन पर रिसर्च करने में। तो वो सब हमारे किसके अंदर आ जाता है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में। उसके अलावा हमें क्या पता है कि हमारे यहाँ एक और संस्था है, मिनिस्ट्री है, जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, और इसमें अब सोवा रिग्पा को भी जोड़ दिया गया है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष में आयुष का फुल फॉर्म है, यहाँ पर मेडिसिन से रिलेटेड 5 मेन संस्थाओं से बना हुआ है। A फॉर आयुर्वेदा, Y फॉर योगा, U फॉर यूनानी, S फॉर सिद्धा। सिद्धा एक ब्रांच है जो अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके अलावा H फॉर होम्योपैथिक। तो ये 5 अलग अलग वर्ड्स को जोड़ करके एक वर्ड बना जो नाम है क्या? आयुष। ठीक है, चैनल का नाम भी यही है। ठीक है, तो यहाँ पर A फॉर क्या आपको पता है? आयुर्वेदा। Y फॉर क्या? आपका योगा, U फॉर यूनानी, S फॉर सिद्धा और H फॉर होम्योपैथी। और ये सभी के सभी प्रैक्टिस में है। ठीक है, और इस मिनिस्ट्री में हम लोगों ने बहुत कुछ अचीव किया है, हमारा बहुत योगदान रहा है, भारत का भी। उसके अलावा अभी भारत से रिलेटेड नहीं, अपने को तो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड समझना है। आप लोग सुनते होंगे कई बार क्या होता है, कुछ जो सर्जरीज हैं वो होती है टेक्नोलॉजी की मदद से, जैसे लेजर सर्जरी सुना होगा। एक और सर्जरी है आंखों का इलाज लेजर से, सुना होगा, बड़ा फेमस है आजकल कि। और ऐसा सब लोग नहीं करते हैं, कुछ लिमिटेड है। दिल्ली में इसका बहुत बेहतर इलाज होता है, आंखों का इलाज लेजर की हेल्प से। आप चश्मा उतार सकते हैं, आपका चश्मा उतर जाएगा, लेजर की मदद से आंखों का इलाज होता है। ठीक है, तो ये सभी टेक्नोलॉजी आगे हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे कि कैसे ये टेक्नोलॉजी मदद करती है। ठीक है, हाँ, जिसका जिसका जैसे यहाँ चश्मा लगा हुआ है तो वो लोग अपना वहां से उतरवा सकते हैं जाकर के, बड़ा पैसा लगता है लेकिन। तो ये हमारे पास एक और मिनिस्ट्री है। उसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, ये भी है। एग्रीकल्चर में ट्रैक्टर बड़ा अच्छा यूज है, ट्रैक्टर में भी आता है क्या भैया, बड़े बड़े ट्रैक्टर आते हैं। ठीक है, कभी किसी का एडवर्टाइज धोनी कर रहे हैं तो किसी का एडवर्टाइज अक्षय कुमार कर रहे हैं। ठीक है, और ये जो ट्रैक्टर है टेक्नोलॉजी का कितना अच्छा, पहले बैलों का यूज किया जाता था। ठीक है, अभी जब हम लोग एथिक्स पढ़ेंगे आगे तो हम लोग देखेंगे कि टेक्नोलॉजी के कुछ एथिकल पार्ट हैं। आपको क्या लगता है, क्या बैल को खेत में ले जाकर के उनसे पूरे खेत की प्लफिंग कराना अच्छा काम है, एथिकल काम है? सोच के देखिएगा। तो यहां पर क्या है कि टेक्नोलॉजी ने कितना ज्यादा मदद किया है, क्योंकि देखो अगर हमारे अधिकार हैं तो हमें लगता है कि जानवर जो हमारे आसपास पाए जाते हैं उन सबके भी अपने कुछ क्या होने चाहिए, राइट्स होने चाहिए, कुछ अधिकार होने चाहिए। और टेक्नोलॉजी कई बार ऐसा होता है कि टेक्नोलॉजी इनके अगेंस्ट चली जाती है, तो कई बार क्या होता है टेक्नोलॉजी से इनको बड़ा फायदा होता है। ठीक है, ट्रैक्टर के आने से सोचो कितने बैलों के जीवन सुधर गया होगा, है ना। तो बढ़िया मौज से खा पी रहे होंगे, घूम रहे होंगे। तो यहाँ पर क्या है कि ये इस तरीके से हमारी अलग अलग टेक्नोलॉजी के एस्पेक्ट्स होते हैं जो कहीं ना कहीं हमें क्या करते हैं, हर एक डिपार्टमेंट में दिखते हैं, और हर एक डिपार्टमेंट अपनी पूरी भूमिका निभा रही है इस टेक्नोलॉजी की मदद से चीजों को बेहतर करने की। तो ये कुछ हमारा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी सिस्टम इन इंडिया। तो मैंने यहाँ पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सिस्टम इन इंडिया के अंदर अलग अलग मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स कवर किए। चलिए एक बार उसकी लिस्ट बना देते हैं ताकि आप लोग नोट भी कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले कौन कौन आते हैं, क्योंकि मैंने सोचा था कि टोटल इस बोर्ड पर आ जाएगा, लेकिन बोर्ड ही इतना छोटा है तो नहीं आ पाया, तो मैं लिस्ट के फॉर्म में बना दे रहा हूँ। सबसे पहले मैंने बताया आप लोगों को क्या है, अपने यहाँ पीएमओ है,
यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, और उसके अंदर कितने डिपार्टमेंट्स हैं? 2 डिपार्टमेंट्स हैं। पहला मैंने बताया डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, पहले यही बना था। फिर उसके बाद आया क्या? डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, और उसके अंदर हम लोग किसको जानते हैं? इसरो को। ठीक है, जो बड़ा फेमस इस समय, सभी लोग इसरो जानते ही हैं। ठीक है, बच्चा बूढ़ा युवक, जो बच्चा पैदा हुआ है 2-3 दिन का है, उसको भी पूछ लो, वो भी करके बताएगा, मतलब बताता है इसरो, ई फॉर इसरो। ठीक है, तो यहाँ पर पीएमओ हो गया। अगला हमारे पास आता है क्या? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और इसके अंदर 2 डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं, सॉरी 3 डिपार्टमेंट्स आते हैं। पहला डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डीएसटी। दूसरा हमारे पास आता है डीबीटी यानी डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, और तीसरा हमारे पास डीएसआईआर, डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, और प्लस मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। एक्चुअल में होता क्या है, कई बार कुछ सेक्रेटरीज को एडिशनल चार्ज दे दिए जाते हैं। क्या दे दिए जाते हैं? एडिशनल चार्ज, कि ये भी और इसके भी तुम बन गए हो कि इस पर भी काम करो, तो ऐसे करके अपना अरेंज करती है गवर्नमेंट। ठीक है, उसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मैंने आपको बताया, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड सोबा रिग्बा एंड सोबा रिग्बा। अब आपको लग रहा होगा सर ये सोबा रिग्बा आप क्यों नहीं बता रहे हैं? ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी में एक्चुअल में ये एक टेक्निकल टर्म है जिसको हम लोग वहीं पर क्या करेंगे, बायो में कवर करेंगे। अगला हमारे पास है क्या? मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड सोबा रिग्बा। इसमें मैंने इसका तो मतलब बता दिया, जो हमारी प्रैक्टिस की जाती है 5 फील्ड मेडिसिन के अंदर, वो 5 फील्ड इस वर्ड के अंदर आ जाती हैं। फिर हमारे पास आता है क्या? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसके अंदर मिनिस्ट्री हटा के सिर्फ डी लगा दो, यानी डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। देखो कैसे मदद करता है ये डिपार्टमेंट। आजकल हम देखते हैं गवर्नमेंट क्या है, पहले क्या होता था, पासपोर्ट के लिए 15 दिन लगते थे, 20 दिन लगते थे, महीनों लग जाते थे, लाइन लगाओ, ये करो वो करो। प्रेजेंट में क्या होता है, ऑनलाइन गए, अपनी डिटेल्स भरी, 3 दिन के अंदर भी पासपोर्ट मिल जाता है आपको। ठीक है, तो इस तरीके की सुविधा इस डिपार्टमेंट ने गवर्नेंस के अंदर ला करके मदद की है लोगों की। और आधार वगैरह अब देखिए लो कितना ज्यादा यूज हो रहा है, तो ये हमारी मिनिस्ट्री उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसके अलावा हमारे पास आता है क्या? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। क्या आता है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, सेम डिपार्टमेंट भी आ जाएगा। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इसके अंदर एक संस्था मैंने आप लोगों को बताई थी, क्या? आईसीएमआर, एग्जाम्पल भी दिया कैंसर वगैरह से रिलेटेड। ठीक है, उसके अलावा सीडीआरआई भी आपने सुना होगा, ठीक है, ड्रग रिसर्च के लिए। तो यहां पर उसके अलावा हमारे पास एक और आती है मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। ठीक है, ये हमारे यहाँ कुछ सिस्टम है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। अब अगली क्लास में हम लोग जब पढ़ेंगे तो हम लोग वहां पर क्या करेंगे, आगे समझेंगे, और स्टार्ट करेंगे सबसे पहले किससे? डीएसटी से और साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी से। ठीक है, आप लोग भी पढ़ते रहिए, मौज करते रहिए, मौज काटने से ज्यादा पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय।